आइए कन्हैया, स्वागत है आपका। बहुत सुंदर टेरेस है आपका। बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान कन्हैया कुमार। कन्हैया और मुझ में एक समानता है कि हम दोनों बेगूसराय से। बिहार के बेगूसराय जिले से हैं। हालांकि कन्हैया का नाम पहली बार मैंने तब सुना था जब आज से 6 साल पहले जेएनयू में देशद्रोही नारे लगे थे और टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना आपको घोषित किया गया, और उसके बाद इनके खिलाफ सेडिशन का मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई, कन्हैया तिहाड़ जेल गए। जेल से जब छूट कर आए तो सीधे जेएनयू गए। 50-55 मिनट का इनका बहुत ही गर्म भाषण, आक्रोश वाला भाषण हुआ। निशाने पर मोदी और शाह की सत्ता थी और वहां से कन्हैया का एक सफर शुरू हुआ। अगर मैं कहूं तो उसी समय मैंने कन्हैया को जाना, नाम भी सुना। ये मेरी अज्ञानता हो सकती है कि ये जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट उससे कुछ महीने पहले बन गए थे, लेकिन नाम मैंने उसी रात सुना कि कोई कन्हैया कुमार है जो देशद्रोही है, जिस पर तमाम तरह के आरोप हैं। और वो भाषण, वहाँ जो लगे नारे, जिसको लेकर बहुत सारी कहानियाँ, थ्योरी आई। लेकिन बहरहाल तो वहाँ से कन्हैया का सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद कन्हैया कुमार राजनीति में सक्रिय हुए, सीपीआई के ही स्टूडेंट विंग में थे, और उसके बाद बिहार से, बेगूसराय ज़िले से, जहाँ से मैं हूँ, बेगूसराय की लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, हारे। कुछ दिन तक सीपीआई की राजनीति करते रहे और उसके बाद पिछले साल, अभी से देखें तो 15 महीने पहले आपने कांग्रेस ज्वाइन किया, और अब भारत जोड़ो यात्रा में 108 दिन के यात्री होकर आप दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी के साथ 24 तारीख को। मोटे तौर पर यही है। तो अब हमारे साथ यहाँ हैं, टेरेस पर हम कुछ बात करेंगे। तो ये मान लें कि भूमिका मैंने संक्षिप्त में ही बताई, बहुत बताया जा सकता है, लेकिन अब खांटी नेता मतलब हो गया। नेता तो सर नहीं हुए हैं, लेकिन जो जिम्मेवारी मिली है परिस्थितियों के चलते, उसको ईमानदारी से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी इंसान के लिए इस तरह का राजनीतिक आरोप लगना, किसी व्यक्ति को बार बार टीवी में देशद्रोही कहा जाना, जबकि हकीकत यह है कि मेरे ननिहाल के परिवार से लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं, मेरे ददिहाल के परिवार से जो है लोग स्वतंत्रता सेनानी हुए, हमारे यहाँ जो है रामचरित्र सिंह पैदा हुए, वो जो है कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह पैदा हुए, जिन लोगों ने समाज के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। और हमारे परिवार में अगर हम पूरे अपने एक्सटेंडेड फैमिली को काउंट करें, 16 लोग आर्मी की नौकरी करते हैं सर। और मेरी माँ आंगनवाड़ी में काम करती है, एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम ही लोग जो है सीमा पे देश की सुरक्षा भी कर रहे हैं, हम ही लोग जो है देश के लिए अनाज भी पैदा कर रहे हैं, और देश को आज़ादी दिलाने में भी हमारे, आप जानते हैं, आप उस इलाके से हैं, हमारे इलाके का बहुत बड़ा योगदान है। तो कहते हैं ना कि उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। जो देश के लिए सब कुछ करते हैं, देश को आज़ादी दिलाने में जिन्होंने योगदान किया, जो लोग जो है देश के लिए अनाज पैदा करते हैं, जो बंदूक लेकर के सीमा पे देश की सुरक्षा करते हैं, उनके ही परिवार का कोई बच्चा, फर्स्ट जनरेशन, मैं अपने परिवार में, अपने इलाके में कह लीजिए, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का अवसर मिला। मेरा रैंक 1 था सर, जो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ उसमें रैंक 1 था मेरा। तो क्वालिफाई करके, मेरिट से, मेहनत करके अपने दम पे किसी विश्वविद्यालय में पीएचडी करने आए हैं और अपने लोगों के सवाल उठा रहे हैं। हमारी पूरी लड़ाई सरकार से सिर्फ इस बात की थी कि आप भाई साहब फेलोशिप बंद मत कीजिए। अगर आप फेलोशिप बंद करेंगे तो इस देश में जो है आम लोग पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको याद दिला दूं कि स्मृति ईरानी उस वक्त जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर थी, रोड पे आकर के हमसे समझौता की, मंत्रालय के बाहर आकर के सड़क पे। तो उन लोगों ने उस समय ही जेएनयू को टारगेट कर लिया कि देश में कहीं भी कुछ होता है, चाहे एचसीयू में रोहित वेमुला का मामला हो, चाहे एफटीआईआई का मामला हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो, बीएचयू का हो, चाहे जादवपुर यूनिवर्सिटी का हो, चाहे नॉन नेट फेलोशिप का सवाल हो, कुछ भी होता है तो जेएनयू के स्टूडेंट सबसे पहले तख्तियां लेकर सड़कों पे निकलते हैं। तो इनको जो है बदनाम किया जाए, अगर इनको इनके समाज से काट देंगे, आम लोगों से इनको काट देंगे, जिन आम लोगों के ये सवाल उठाते हैं इनसे इनको अलग कर देंगे, उनके दिमाग में अगर इनको हम एक दुश्मन की तरह प्रस्तुत कर देंगे तो फिर हमको दिल्ली में कोई चैलेंज करने वाला नहीं होगा। एक बहुत बड़ी साजिश थी, हालांकि उस साजिश में ये नाकामयाब हुए। मैंने इनको चैलेंज किया कि देश का गृह मंत्री जय शाह का पिताजी है, सरकार आप चला रहे हैं 8 साल से, अगर हमने गलती किया है तो हमको सजा दीजिए। तो क्या हुआ, सेडिशन वाले में मुक्त हो गए या चल रहा है कुछ ट्रायल? नहीं हुआ, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया। जेल कितने दिन रहे थे आप?
जेल करीब सर 22-23 दिन 22-23 दिन। तो मुझे वो रात याद है जब जेल से आप छूटे, बहुत सारे लोग, और उसके बाद सारे चैनलों पर लाइव नहीं, दिखाया अभी भी गया। ये कुछ लोगों को सर मतलब झूठे मुकदमों में जेल में बंद करके रखे हैं। ये चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ जो आवाज है उनको ये दो तरीके से ट्रीट करते हैं, या तो लोभ और डर से जो है उसको दबाने का प्रयास करते हैं, नहीं तो जो है उनको जेलों में ठूसते हैं। तो मैं आज के डेट में सब लोगों से यही अपील करता हूँ कि डर की भी एक इंतहा होती है। अगर बिकना है, लोभी हैं, भाजपा के वॉशिंग मशीन में जाकर के क्लीन होना है तो वो एक बात है, नहीं अगर आपका कोई सिद्धांत है, कोई विचार है, इस देश के संविधान में आपको भरोसा है, लोकतंत्र में भरोसा है, इस देश के इतिहास को अगर आपने पढ़ा है और समझा है, तो आपको इस सरकार से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात तो है ना कन्हैया, हम जेएनयू वाले प्रसंग पर बहुत संक्षिप्त में इतना काफी है, चूंकि कन्हैया कुमार उस पर कई सालों से 50 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, सैकड़ों घंटे के वीडियो इनके यूट्यूब पर। जब मैं इंटरव्यू करने का तय किया कि आज इंटरव्यू करेंगे, तो 2-3 दिन से मैं इनके वीडियो देख रहा था। मुझे लगता है यूट्यूब पर सबसे अधिक पॉपुलर हो, पता नहीं क्या है आपके भाषण में, कि भाषण देते देते इतने लोकप्रिय हो गए कि लाखों करोड़ों लोग आपको देखते हैं। तो उस गिरफ्तारी से और उस तमगे से जो आप पर लगा, टुकड़े टुकड़े गैंग और देशद्रोही, उससे कन्हैया कुमार बन भी तो गए। देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग या देशद्रोही का जो आरोप है, उस आरोप को मेरे ऊपर लगाया गया, ये मेरे लिए ज्यादा चिंता का सवाल नहीं था। मुझे ये लगा कि ये स्टिकर तो फिर किसी के ऊपर चिपकाया जा सकता है। ये इन्होंने जो है कि स्टिकर बना लिया है, और वो होता है ना सस्ता चाइनीज स्टिकर कि किसी भी चीज के ऊपर लगा दो, तो फिर कोई भी कुछ बोलेगा तो उसको ये जो है अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग, देश विरोधी, हिंदू विरोधी, सेना विरोधी, इस तरह के स्टिकर ये लोगों पे लगाते रहेंगे। तो फिर इस देश में जो बोलने का अधिकार है लोगों का, और विपक्ष किस लिए होता है? सरकार से सवाल पूछने के लिए। प्रेशर ग्रुप क्यों होते हैं? पत्रकार, वकील, सब तरह के जो लोग होते हैं जिसको हम सिविल सोसाइटी कहते हैं, वो प्रेशर ग्रुप तो इसीलिए होता है कि डेमोक्रेसी ठीक से फंक्शन करे। लेकिन इन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया कि आप कुछ भी बीजेपी के खिलाफ बोलिए तो 5-6 स्टिकर हैं, एंटी हिंदू, एंटी आर्मी, एंटी डेवलपमेंट, एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग। तो जब ये कहना शुरू किया ना, और ये सब आप पर चिपकाया गया। हम सबसे पहले इसको ले लिए कि हम बोले हम हैं। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग जो है ना, इसका अगर आप मुझे सरगना कह रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य जो है वो देश के लिए कुछ जो है ना गलत करने का नहीं है। हमारा उद्देश्य बीजेपी का टुकड़ा टुकड़ा करने का जरूर है। इनको जो ये भ्रम हो गया है, इसको कहते हैं सत्ता का अहंकार, कि देश की जनता ने इनको एक्चुअली सकारात्मक चीज़ों पे वोट दिया। जनता इस उम्मीद पे वोट दी कि ये हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा करेंगे, 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आएगा, भ्रष्टाचारियों को जेल डाला जाएगा, किसानों की आमदनी दोगुनी की जाएगी, महिला सुरक्षा होगा, बेटी को बचाया जाएगा, बेटी को पढ़ाया जाएगा, मेक इन इंडिया होगा। ये सब सकारात्मक चीज़ों पे लोगों ने वोट किया। स्मार्ट सिटी बनेगी, गोद लिए हुए गांव की तस्वीर बदलेगी। ये सब सकारात्मक चीज़ों पे लोगों ने मोदी जी को वोट दिया। और मोदी जी ने कहा कि हमने देखो गुजरात में डेवलपमेंट है, हम बतौर जो है सीएम गुजरात का डेवलपमेंट किए हैं। वो ये कहीं नहीं बोले कि हम 2002 में दंगा कराए हैं, इस बात को उन्होंने नहीं बेचा। तो उससे तो सुप्रीम कोर्ट में उनको एक तरह से उसको उन्होंने बेचा भी नहीं, वो उस एजेंडे पे गए नहीं, वो विकास के एजेंडे पे आए। वो सांप्रदायिकता के एजेंडे से जो है चुनाव नहीं जीते, विकास के एजेंडे पे आए। और आप जानते हैं कि अन्ना आंदोलन ने जो है देश में एक एंटी कांग्रेस माहौल बनाया था, जिसका राजनीतिक लाभ जो है वो बीजेपी को मिला। तो वो सारी चीजों को छोड़ करके, वो सकारात्मक बातों को छोड़ करके आप इस देश में जो है लोकतंत्र का गला घोटना शुरू कर दिए। अरे लोकतंत्र है इस देश में, वेलफेयरिज्म है, तभी तो सर हमारे जैसा इंसान भी आकर के पीएचडी कर पाया। हम देश का नमक खाए हैं, देश के लोग टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसे से हम पढ़ पाए। लोकतंत्र था तभी तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन पाए। मोदी जी आपके बहुत प्रिय विषय है बोलने के लिए। लोग कहते हैं बात किसी चीज पर करो, कन्हैया कुमार आप मोदी जी पर जरूर जाते हैं। जैसे आप आ गए पहले सवाल के जवाब में, मैं आपको बता दूं, अगर सवाल तो मैंने पूछा, आप खांटी नेता बन गए, आप आ गए मोदी जी पे। नहीं, मैं 1 मिनट के लिए अगर छोड़ भी दूं कि मेरा क्या राजनीतिक पहचान है, यात्रा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, जिस समय 2014 में चुनाव हो रहा था ना, हमारे जैसे हर साधारण नौजवान को मोदी जी से उम्मीद थी। इस बात को ईमानदारी से मैं स्वीकार आपको भी उम्मीद थी, आप तो वामपंथी ही थे। नहीं, उम्मीद जो वो प्रोसेस है ना सर, कि एक साधारण परिवार का इंसान जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इससे पहले तो ये लाल बहादुर शास्त्री के केस में ही हुआ था ना। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन हम लोगों को थोड़े ही दिन में यह समझ में आ रहा था कि ये व्यक्ति जो हैं ये बहुत बड़े एक्टर हैं, ये बहुत बड़े परफॉर्मर हैं, ये लीडर नहीं है।
अगर ये लीडर होते ना तो जिस क्लास से ये आते हैं उस क्लास के लिए ये नीतियां बना रहे होते। उल्टा जो है ये उस क्लास के लिए, उस वर्ग के लिए, उस समूह के लिए कोई नीति नहीं